तो इस देश की सरकार ने जो वादे किए थे, एक वादा विकास का भी था, एक रोजगार का भी था, महिलाओं की सुरक्षा का भी था, किसानों की आय का भी था, और स्मार्ट सिटी से लेकर तमाम तरीके के वादे थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ, वो सब वादे भुला दिए गए, और भुलाए नहीं, जानबूझ के सबको भुलवा दिया गया कि आप अब महंगाई पे भी बात नहीं कर सकते। आपसे जब महंगाई पे बात करेंगे तो मीडिया हाउसेज के लोग कहते हैं नहीं, आज हम टमाटर पे बात नहीं करेंगे, आज पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, हम आज किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो ये दरअसल प्रोसेस लगातार चल रही है। और लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि प्रशासन एक तरह से अलग, जो महंगाई चल रही थी रेट टमाटर का दर, उसके अलग प्रशासन ने अपना वो खोला था और उसमें बोला कि हम कम में भाव में टमाटर बिक्री करेंगे, और जैसे तेल वगैरह भी बिक्री कर रहे थे। देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि महंगाई अचानक से कल परसों में तो आई नहीं है। आप पिछले 8-9 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पूरी स्टैटिस्टिक्स उठाइए, आपको पता चलेगा कि लगातार तमाम चीज़ों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आमदनी लगातार व्यक्ति की घटती जा रही है। आप देख लीजिए, आप खुद की स्थिति आप अपने आसपास देख लीजिए तो पता यही चलेगा कि आपकी आमदनी घटी है। आमदनी घटने के साथ साथ आपका जो खर्च था वो लगातार बढ़ा है। और इस सरकार जो कह रही है कि हमने कहीं दुकानें खोली हैं, तो आप देख लीजिए, सिर्फ एक दुकान से मसला सॉल्व नहीं होगा। इस देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। आपने दिल्ली के किसी हिस्से में, किसी पॉश इलाके में आकर के आपने अगर कोई दुकान खोल दी तो इससे देश की समस्या खत्म नहीं हो जाती। देश की समस्या अभी की वहीं की वहीं है। और सिर्फ टमाटर ही एक सवाल नहीं है, देश में और भी तमाम तरीके के नौजवानों का सवाल तो रोजगार का सवाल है ना। रोजगार की दुकान कहाँ पर है? आपने वादा किया था कि हर साल आप 2 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं? आपके पास उसका तो कोई आंकड़ा नहीं है। अब तो आपने कहना भी बंद कर दिया कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप रोजगार के सवाल पे आप कंप्लीटली फेल हो गए हैं, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि युवाओं का इंटरेस्ट हमेशा से भारत की ग्रोथ पे रहा है। भारत की इकोनॉमी इस समय 5वें स्थान पे है, और अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसकी ग्रोथ तीसरे पायदान पे कर देंगे। बात बताइए, इस देश का सबसे बड़ा यूथ का, एकदम ये बात सही है कि देश की प्रगति में योगदान होता है, लेकिन यूथ योगदान देगा कैसे? भाई, उसको जब तक आप जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसका इनकम का सोर्स जनरेट नहीं करेंगे, कहाँ से लेगा? तो सबसे बड़े सेक्टर थे रेलवे, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, तीसरा आर्मी भी उसमें आती थी, या सिक्योरिटी फोर्सेज आती थी। उन सब में जो है सबसे ज़्यादा रोजगार दिए जाते थे। रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया गया, सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे जो आपको रोजगार प्रोवाइड करता है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, और प्राइवेटाइजेशन के बाद में जो लगातार चीज़ें आपको देखने को मिल रही है वो आपके सामने है। इसी तरीके से आप देखेंगे, आप उसके बाद दूसरे मसले पे, बैंकिंग के मसले पे, बैंक ज़्यादातर प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ रोजगार नहीं, तो यूथ आपका योगदान देगा कहाँ? सिक्योरिटी फोर्सेज में, वहाँ आप कह रहे हैं कि आप अग्निवीर भर्ती करेंगे 4 साल के लिए, तो ऐसे में उसका कोई योगदान नहीं रहा। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। आपने एक स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारी कैंपेन चलाई, लेकिन आज उसका डेटा निकाल कर देखिए तो पता चलेगा वो सारे कैंपेन जो है आपका चेहरा चमकाने से ज़्यादा कुछ नहीं, वो सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं। तो इसीलिए वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा। आप देखेंगे, पता चलेगा कोरोना के दौर में और उसके बाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे रोजगार वाले लोग थे, रेडी पहुंचे वाले, पटरी पर जो अपनी दुकानें लगाते थे, वो ऑल ऑफ सडन गायब हो गए। जो सब्जी की थैलियाँ निकालने के लिए गली में जो कई व्यक्ति एक गली में आते थे, आज की तारीख में 1 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो उनकी अब स्थिति नहीं है कि वो अब उस स्थिति, मतलब इतना भी परचेजिंग उनकी पावर हो कि वो उनको सब्जियां ला करके बेच भी सके। उस स्थिति में हमने अभी कल परसों एक वीडियो देखा ना, एक व्यक्ति जो टमाटर सब्जी मंडी गया हुआ था, वो रोने लगा। वो दरअसल स्थिति है, और वो रोजगार जब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप ये आंकड़ों के खेल में उलझा करके आप कहना चाहते हैं कि अडानी की आमदनी बढ़ गई, अंबानी की आमदनी बढ़ी, उससे आप थर्ड इकोनॉमी बन गए, उससे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ी, उससे देश के लोगों का कोई फायदा नहीं होता, उससे अडानी अंबानी का फायदा हो सकता है, देश का फायदा जी। तो देश का फायदा किस तरह से होगा? 2024 में क्या करेगी जनता कि जिससे देश को फायदा करने वाली सरकार मिले? देश का फायदा इस चीज में, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, ठीक है, महंगाई पर लगाम लगे, और उसके साथ साथ सस्ती शिक्षा हो, उसके साथ साथ आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही है उसको छीनना सरकार बंद करे, दलितों के ऊपर हमले बंद हो, आज ओबीसी की जनगणना हो, तब जा करके आपको लगेगा
लगेगा कि कुछ होता हुआ दिख रहा है। और यही वो सवाल है जिस पर आप देखेंगे कि 2024 का चुनाव भी लड़ा जाएगा। मोदी राज में मोदी के कई सारे मंत्री ये भी बोलते हैं कि उन्होंने दलितों को ही, ओबीसी, एससी और एसटी को ही ज़्यादातर मौका दिया मंत्रिमंडल में, ज़्यादा मौका दिया आगे बढ़ने में, ज़्यादा मौका दे रहे हैं आजकल, और दलित ही सबसे ज़्यादा उनको वोट करेगा, ये भी कह रहे हैं। देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर वोट बैंक को ही समझा जाए तो कितना वोट उनको मिला और कितना बाकी पार्टियों को मिला, उसका स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं नहीं ठहरता। ठीक, खैर वो अलग मसला। लेकिन इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन उम्मीदों के साथ जिन लोगों ने वोट दिया था, आज उन सब की उम्मीदें ध्वस्त हुई थी। किसान की ज़बान की, चाहे आपकी नौजवान का मामला हो, चाहे और किसी मजदूर का मामला हो, वो तमाम लोगों की उम्मीदें आज की तारीख में ध्वस्त हुई हैं। और वही जिन्होंने इनको सर आंखों में बैठाया था, वही उनको नीचे खींच करके लाए। मणिपुर जो कि एक मुद्दा कैसा है, मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, उस पर सरकार नहीं चुप है, ऐसा लोगों का मानना है। सरकार तो बोल रही है कि हम उस पर चर्चा करने के रेडी हैं, लेकिन संसद में वो लोग ही तैयार नहीं होते हैं चर्चा करने के लिए। वहाँ पर भी वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुद्दे के बाद भी मणिपुर में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलने वाला है। देखिए, मणिपुर के मसले की जब बात आएगी तो आप देखिए कि पहले दिन के बाद में जो एक बयान पार्लियामेंट के बाहर आया था, उसके बाद में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी कभी पार्लियामेंट के भीतर नहीं देखे गए। ये बात तो सही है कि देश चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चुनावी रैलियों में व्यस्त रहेंगे, प्रचार में राजस्थान और गुजरात और हरियाणा मध्य प्रदेश के भीतर रहेंगे, तो फिर चर्चा कैसे होगी? चर्चा होने के लिए तो उनका होना भी ज़रूरी है ना, लेकिन वो चर्चा चाहते ही नहीं है। वो दरअसल उसे पॉलिटिकली अपने माहौल में, वो अपने चुनावों में व्यस्त है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मणिपुर में क्या हो रहा है। वो इसीलिए वो अपने चुनावों में व्यस्त है, वो अपना काम कर ले जाएंगे और इसीलिए वो उसमें लगे हुए हैं। तो अभी आपने ये भी देखा मेवात में कल क्या हुआ, एक बजरंग दल की बोल रहे हैं लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि बजरंग दल की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें एक पक्ष ने उन पर वार किया, और उस पक्ष का नाम तो नहीं बताया गया था अभी तक, लेकिन नेशनल मीडिया के थ्रू वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 79% की आबादी मुस्लिम की है, 20 करीब हिंदू की है, बाकी 1-2% जो बच्चे हैं वो अन्य जाति के। इस देश में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मुसलमान की आबादी जो है लगभग 17% के आसपास, उससे ज़्यादा आबादी पूरे देश में। हो सकता है पर्टिकुलर पॉकेट में उनकी आबादी ज़्यादा हो, लेकिन एक बात ये बताइए कि भाई जो व्यक्ति नासिर जुनैद का हत्यारा है, जो पुलिस को नहीं मिल रहा है, वो शोभा यात्रा में शामिल है, ये कैसे पॉसिबल? असली सवाल तो यही है कि वो व्यक्ति जो पुलिस को नहीं मिल रहा, वो शोभा यात्रा में कैसे शामिल है? क्या वहाँ पुलिस नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है? तो ऐसे में इसीलिए सवाल उठाना जरूरी कि कंप्लीटली स्टेट का फेल्योर है और ये मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि 2024 का चुनाव लड़ा जा सके। क्या लगता है 2024 में क्या देख के इस बार जनता वोट करने वाली है और कौन सी सरकार बनने वाली है? देखिए, बनने वाली किसकी है ये तो कहना मुश्किल होगा। सरकार जिन मसलों पे वोट करने वाले, नौजवानों के सवाल हैं और महिलाओं के सवाल है, दलित आदिवासियों के सवाल, उन्हीं सवालों पर पूरे चुनाव लड़ा जाएगा और यही आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया या एनडीए? इंडिया ऑब्वियसली बात है। ठीक है, बहुत